नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों 2026 और 27 के लिए मोदी सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है, जिसमें उन सवालों के जवाब सिरे से गायब हैं जिसने आम भारतीय रोजाना जूझ रहा है जिससे, और सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को फिर से बड़े बड़े सपनों में उलझा दिया है। 2014 से नरेंद्र मोदी यही तो कर रहे हैं। अच्छे दिन 12 सालों में तो नहीं आए, बल्कि बेतहाशा बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक तनावों के बढ़ने के कारण उद्योग व्यापार में जो नुकसान हुआ, उसका भी सीधा असर आम आदमी पर ही पड़ा है। लेकिन बजट में इनमें से किसी पर कोई सीधी बात नहीं की गई है। इसीलिए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो लिखा है वो आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं, देश में युवा बेरोजगार हैं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी बाहर निकाल रहे हैं, और खासकर बाहर के जो निवेशक हैं, विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर्स, घरेलू बचत तेजी से घट रही है और किसान संकट में है। वैश्विक स्तर पर आने वाले झटकों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बजट इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज करता है और आंखें मूंदने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऐसा बजट है जो कोर्स करेक्शन से इनकार करता है और भारत के असली संकटों के प्रति अंधा बना हुआ है। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है आपके सामने वो भी रखता हूं। अखिलेश यादव यहाँ क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है, किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। सर, लेकिन जब तक बजट का ये भाषण निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही थी, लगातार मेज थपथपाते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे थे। अच्छा, अपनी पीठ कौन नहीं चाहता है? अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया, सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही है वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो, किसके लिए बजट बना रहे हो? विकसित भारत का तो सुन रहे थे आप, यहाँ 1 करोड़ की जगह 1 लाख करोड़ की बात 2 लाख करोड़, और मतलब साफ सीधा यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का कि पहले और आज में कितना अंतर आ गया है और इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। बजट की जहां तक बात है तो बजट में क्या कुछ है उसकी झांकी यहां तमाम नेता अपने अपने ढंग से रख रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर कहा है कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन असलियत ये है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बेच रहे हैं और ऐसे में रोजगार कैसे आएगा। पब्लिक सेक्टर में जाने वाले गरीब तबके की नौकरी को खत्म करना ही इनकी असली मंशा है। नरेंद्र मोदी सब कुछ अपने चहेतों को सौंपना चाहते हैं। आइए जरा सुन लेते हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या है। ये देखो, मोदी जी हर समय ऐसा कहते हैं, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैं यहां तो बड़े इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ देंगे? इन्होंने तो 80,000 करोड़ जमा करने के लिए बड़े इंडस्ट्रीज में जो है डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने लोगों को, चाहते लोगों को वो देना चाहते हैं। और ये मंशा उनकी क्या है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट खत्म करना, एक तो वीकर सेक्शंस, गरीब तबका जो पब्लिक सेक्टर में नौकरी में जाते थे उनके नौकरियां खत्म करना, ये उनका मंशा है। और इन्हों क्या विकसित भारत करते हैं? विकसित भारत के लिए आपके पास पैसा भी होना, और एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, घट रहा है कहाँ? तो इसीलिए सब झूठे वायदे हमेशा करने का मोदी साहब की आदत है। आप 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट से ले, उनका डिमोनेटाइजेशन प्रोग्राम लो, सभी चीज़ों में वो विफल हो गए। और ये जो वायदे आप किया है, आप मुझे जो बता रहे हैं, ये तो
वो कभी करेंगे नहीं, वो होगा नहीं। तो सुन रहे थे आप यहाँ साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हुए। आपको बता दूं कि आज के बजट में 10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम से लेकर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 के तहत सेमीकंडक्टर की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार, 40,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स स्कीम और कई सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव जैसी बातें छाई रहीं। ऐसे भारी भरकम शब्दों के साथ और इन शब्दों के साथ जो ये बजट का भाषण था उसको सुनकर साधारण इंसान पहले ही सहम जाता है और मान लेता है कि सरकार इसमें कुछ अच्छा ही कर रही होगी। और ऐसे भी बजट शब्द जहां आप सुनते हैं तो ऐसे भी लगने लगता है कि कुछ भारी भरकम चीजें यहां रखी जा रही हैं। लेकिन असल बात यही है कि आम आदमी को जिन चीजों से सीधा लाभ पहुंचे, सीधा फायदा हो, वो बातें बजट में आज कहीं नहीं कही गई हैं। ग्रामीण रोजगार के लिए फंड में कटौती इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सरकार मनरेगा की जगह आप जानते हैं विकसित भारत जी राम जी कानून तो लेके आ गई है, जिसमें केंद्र सरकार ज्यादातर राज्यों में इस योजना का लगभग 60% खर्च उठाएगी और बाकी खर्च राज्य सरकारें देंगी। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार, ये इसमें कहा गया है। लेकिन बजट में ये जो आज बजट पेश किया गया, इस बजट में इस मद में 65.9% लगभग 66% की कटौती की गई है, जो इस खर्च बंटवारे से कहीं ज्यादा है। आपको ये बता दूं, कहीं ज्यादा है। मनरेगा के लिए 2025 और 26 के लिए संशोधित अनुमान 88,000 करोड़ रुपए का था। 25-26 जो बजट का खत्म हो गया वो, और इसके उलट 26-27 के बजट में अनुमान में ये आंकड़ा घटकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो 58,000 करोड़ या लगभग 66% की कटौती है। इसमें गंभीर सवाल उठता है कि क्या विकसित भारत जी राम जी कानून के बताए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने पर्याप्त संसाधन रखे हैं, या फिर कांग्रेस की चिंताएं वास्तविक हैं कि यहां पर गांव के लिए क्या होगा, गरीबों के लिए क्या होगा। ये जो वास्तविक चिंताएं हैं, गांव के गरीबों को मिलने वाली मामूली मजदूरी पर भी उद्योगपतियों का डाका पड़ चुका है, ये कांग्रेस लगातार कह रही है। गरीब गरीब की माला जपते हुए नरेंद्र मोदी हर बार उद्योगपतियों का ही हित साधते हैं, तभी 5 किलो मुफ्त अनाज लेने की नौबत देश में बनी हुई है। 80 करोड़, आप देख लीजिए, 80 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज की बात करते हैं, उसी में अपनी पीठ थपथपाते हैं नरेंद्र मोदी। बजट से साबित हो रहा है कि आम आदमी के सपनों को छीना जा चुका है। वैसे ही जैसे वोट का अधिकार छीनने के लिए SIR करवाया गया है, और इस मामले में बिहार चुनाव में तो नरेंद्र मोदी की सरकार बच गई, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में वो बच पाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की है। यह याचिका 28 जनवरी को दायर की गई है, और ममता बनर्जी ने इससे पहले 10 जनवरी को CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने चुनाव आयोग पर राज्य की जमीनी हकीकत को न समझने और असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने इस चिट्ठी में लिखा था कि चुनाव आयोग ने बहुत देर से यह व्यवस्था दी कि कुछ मतदाता अपने अधिकृत पारिवारिक सदस्यों के जरिए सुनवाई में पेश हो सकते हैं, लेकिन यही सुविधा प्रवासी मजदूरों को नहीं दी गई है। ममता ने इसे चुनाव आयोग की संवेदनहीनता और जमीनी हालात की समझ की कमी बताया था, और इससे पहले 3 जनवरी को भी ममता बनर्जी ने ऐसी ही शिकायत की थी। तो ममता बनर्जी लगातार SIR पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर सीधे सीधे रिट याचिका दाखिल करना एक बड़ा कदम है। यानी ये केस ममता बनर्जी ने जो किया है, उसके अभी उस केस की तारीख लगना बाकी है। तारीख लगने के बाद ये चुनाव आयोग के ऊपर केस नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार के ऊपर केस है। ज्ञानेश कुमार के नाम से ये केस है, तो ये तगड़ा झटका ज्ञानेश कुमार को और चुनाव आयोग को लग सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर फैसला ममता बनर्जी के हक में आया तो न केवल ज्ञानेश कुमार बल्कि नरेंद्र मोदी को भी बड़ा झटका लगेगा। मोदी वैसे ही अभी एप्स्टीन फाइल्स से लेकर तेल खरीद में ट्रंप की मर्जी सामने आने पर फंसे हुए हैं।
ट्रंप ने कह दिया है कि भारत अब ईरान से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ऐसी अपमानजनक स्थिति अब तक किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई है, लेकिन मोदी सारी फजीहत होने के बावजूद चुप हैं। अभी वो पंजाब में दलितों को साधने के लिए पहुंच गए हैं और इधर 5 राज्यों में जो चुनाव है वहां तो बराबर लगातार जा ही रहे हैं। और इन सब के बीच ये तमाम, चाहे वो बजट का मामला हो, चाहे एप्स्टीन का मामला हो, चाहे SIR का मामला हो, इन सब मसलों पे, इन सब मामलों पर नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए दोस्तों यहां आज समझना जरूरी है कि आखिर जो चर्चा करेंगे कि क्या चारों तरफ से फंसे नरेंद्र मोदी को आज का बजट बचा पाएगा या उनकी मुसीबत और बढ़ेगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, यही समझने की कोशिश करते हैं कि बजट ने मोदी की कैसे बढ़ा दी है मुसीबत, और उसके अलावा मुसीबतों का पहाड़ तो सामने है ही, जिस पर हम चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ, शकील अख्तर जी हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। बजट से शुरुआत करते हैं, क्या लगा, कैसा बजट? जूता खरीद के ले आए आप? सस्ता हो गया? उसकी उपयोगिता आजकल बहुत है, सड़कों पे उसकी उपयोगिता बहुत है। हाँ, जूते की उपयोगिता बहुत है। जूता दिखाया भी जाता है, जूता सुंघाया भी जाता है। तो जूता खास लोगों को सुंघाया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि जो बातें कही जाती हैं कि चीजें सस्ती हो गई, उदाहरण के लिए जैसे दवाएं सस्ती हो गई, लेकिन क्या वास्तव में मरीज को सस्ती होने के बावजूद, सस्ती होने की घोषणा के बावजूद दवाएं सस्ती मिलती हैं? ये नहीं मिलती हैं, इसलिए कि उसका MRP बदलता नहीं है। जब MRP नहीं बदलता है तो जो भी कटौती या घोषणा होती है आयात निर्यात पॉलिसी से, उसका फायदा जो है, जो उत्पादक है या बड़े थोक व्यापारी है उनको मिल जाता है, आम मरीज को नहीं मिलता। तो इसलिए ये देखना अभी या कहना मुश्किल है कि जो घोषणा की गई है कि ये चीजें सस्ती होंगी, वास्तव में सस्ती होंगी कि नहीं होंगी और असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरी जो बजट है, ये पहली बार हमने देखा है। अब तक जितना भी बजट हमने देखा उसमें कॉमन फैक्टर जो नया है वो है कि एक ही दिन सोना चांदी भी गिर रहा है और शेयर बाजार भी गिर रहा है। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक गिरता है तो दूसरा उठता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैसा निकाल रहे हैं लोग, न सोना में लगा रहे हैं और न शेयर बाजार में लगा रहे हैं। तो पैसा निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि उनका सेंटिमेंट गड़बड़ा गया है, भरोसा गड़बड़ा गया है। और मैंने एक और चीज मार्क किया कि जो बहुत ज्यादा शेयर जिसका गिरा है वो कौन सा है, तो वो अडानी से जुड़ा हुआ है, या फिर SBI है, या फिर सरकार की जैसे BEL है, इस तरह से। यानी मोदी सरकार, अर्ध सरकारी संस्था या फिर अडानी, इन तीनों से जुड़े हुए शेयर्स भारी नीचे गिरे हैं, बड़ी मात्रा में नीचे गिरे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अडानी प्लस मोदी प्लस सरकार, इनके प्रति कुछ भरोसा घटा है, और कुछ नहीं, भरोसा घटा है, ये साफ दिखता है, सेंटिमेंट दिखता है। ये हो सकता है बाजार है तो कल सुधरेगा भी, लेकिन इनिशियल रिएक्शन ये बताता है। दूसरी बात है कि जैसे टेक्सटाइल को पकड़ लीजिए, टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात हुई, मगर एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी कि एक ऐसे दौर में जब रेसिप्रोकल टैरिफ चल रहा है तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश से compete नहीं कर पा रही है, क्योंकि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल है वो सस्ता है वहां, तो हमारा निर्यात जो है एकदम से खत्म हो गया है। तो ऐसे में हमें निर्यात शुल्क घटाना चाहिए, ये डिमांड भी है कॉटन से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज का, कारोबारियों का। तो वो भी फुलफिल नहीं हुआ। तो इससे आप समझ रहे, कारोबारी भी निराश हुए। कारोबारी, जितने भी देश के छोटे बड़े कारोबारी हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में।
तो कारोबारी का सेंटिमेंट भी बाजार में दिखता है। इसके बाद हम बात करें कि भाई आम आदमी को क्या मिल गया, क्या हेल्थ में कुछ मिला, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात यह है जो उल्लेखनीय है कि दुनिया क्या सोच रही होगी कि जिस दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, हवा इतनी जहरीली है, उसके लिए बजट में 1 रुपया नहीं है। बजट में उसके लिए 1 रुपया नहीं है कि दिल्ली में सांस लेना कैसे सही किया जाए। दुनिया हमारे लिए क्या सोच रही होगी, कल्पना करिए। ऐसे बजट को क्या कहेंगे जो जिंदगी की ही फिक्र नहीं कर रही है। ये एक केवल दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली तो उदाहरण है, पूरे देश की हवा खराब है। सोचना तो देश के बारे में है, दिल्ली उदाहरण है। मैं बात कर रहा हूं जैसे यहां आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना के बारे में हम भ्रष्टाचार की भी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना में क्या एक्सपेक्टेशन था लोगों का। भाई आज आयुष्मान योजना लेके जाइए इलाज कराने, तो इस अस्पताल में हो सकता है, उस अस्पताल में नहीं हो सकता है, इस बीमारी में हो सकता है, उस बीमारी में नहीं हो सकता है। अरे आपका तो 60 से 70 साल वाला है आपका उम्र, आपका नहीं होगा इलाज, 70 से ज्यादा वाले का होगा। इस तरह की जो विसंगतियों के बाद जो आयुष्मान है प्लस भ्रष्टाचार जोड़ लीजिए तो वो बिल्कुल निष्प्रभावी हो गया। बजट में उम्मीद थी कि जो सीनियर सिटीजन 82% सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस से बाहर है, 82%, और इसका कारण है 60 साल से 70 साल का वो आयु वर्ग का सीनियर सिटीजन जो सबसे ज्यादा है सीनियर सिटीजन्स में, वो इसमें कवर ही नहीं होता है। तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार 60-70 साल के लोगों को उसमें लाया जाएगा तो कुछ राहत मिलेगी, जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे उनको भी कुछ नहीं मिला। तो किसानों के लिए बहुत हल्ला मचा था, भाई 6,000 रुपया है प्रधानमंत्री सम्मान, वो 9,000 हो जाएगा। कोई बोले ना 12 भी हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। मनरेगा आपने बताया, मनरेगा का अभी कार्यकाल कम से कम 6 महीना चलना है जब तक कि जी राम जी ना आ जाए। 6 महीने के लिए मनरेगा में आपने 30,000 करोड़ रखा, जबकि पहले 86,000 करोड़ होता था साल भर में, तो 6 महीना में उसका आधा भी करते तो 42,000 करोड़ होना चाहिए था, वो भी आपने घटा दिया, सीधे 12,000 करोड़ घटा दिया, 1/3 कर दिया एक तरह से जो होना चाहिए था उसका। तो ये किसान विरोधी है, कामगार विरोधी है ये फैसला। और जी राम जी के लिए भी आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान कर दिया हो, कुछ बता दिया हो, वो नहीं, बल्कि उल्टे केंद्रीय प्रावधान तो 60% कर दिया है केंद्र सरकार का, वो भी घटा दिया है, तो वो भी नहीं दिखता है, आम आदमी से भी दूर है। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है जिस सेमी कंडक्टर में हमने 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऐलान है, तो पहले 20,000 करोड़ था, अब 40,000 हो गया, डबल हो गया। हमें आश्चर्य हुआ राजीव जी कि ऐसा सेमी कंडक्टर में क्या है कि यहाँ सीधे इन्वेस्टमेंट डबल कर रहे हैं। तो हमने पता लगाया कि सेमी कंडक्टर में गौतम अडानी है, उसका इन्वेस्टमेंट है, उनकी योजना है, उनकी परियोजना है। तो जहां गौतम अडानी है वहां पर तो पैसा उड़ेल दिया आपने, 20,000 को 40,000 करोड़ कर दिया। शायद जनता का रिएक्शन यही है, गौतम अडानी का भी शेयर गिरा है, मोदी सरकार से जुड़े हुए जो है सरकारी अर्ध सरकारी उसका भी गिरा है। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं कि बाजार विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं बस पॉइंट्स जोड़ रहा हूं। अब उसके बाद आप देखिए बाकी क्षेत्र में कि बजट को अगर हम देखें तो मजदूरों के लिए तो कोई घोषणा ही नहीं है, रोजगार की बात तो की ही नहीं जा रही है। आप इमेजिन कर लीजिए कि 1 लाख करोड़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा रख दिया है। पहले 12 कुछ लाख करोड़ था, अब 13 कर दिया, मैंने 1 लाख करोड़ ज्यादा कर दिया है। उसी में आपका रोजगार भी आ जाएगा, सब कुछ उसी में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा नहीं पता। रोजगार की जो स्थिति है, ये कहते हैं आंकड़ों में कि रोजगार हमारे समय में बेरोजगारी दर बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि युवाओं में बेरोजगारी 17% के करीब है, शिक्षित लोगों में बेरोजगारी वो 13% से ज्यादा है। तो ये हालात है बेरोजगारी की, जब पढ़े लिखे लोग को रोजगार ही नहीं है, पढ़े युवाओं को रोजगार ही नहीं है, तो फिर आप बेरोजगारी कैसे कंट्रोल में है।
फिर आप कहते हैं कि जो रोजगार है, एक आंकड़ा है कि ग्रामीण रोजगार बीते 10 साल में ग्रामीण वेज जो रूरल वेजेज पिछले 10 साल में बढ़ा ही नहीं है, स्टैग्नेंट है, जीरो है। अब बताइए, जिस देश में रूरल वेजेज जीरो रहे 10 साल में, उसके ग्रोथ की आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? आपको आश्चर्य होगा, जो ओवरऑल जो वेजेज है वो सिर्फ 1.7% बढ़ा है बीते 10 साल में। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ हम आंकड़ा नहीं बता रहे, इसका मतलब हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वेजेज स्थिर हैं और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी कंट्रोल में, यानी रोजगार दे रहे हैं। तो यह है कि आप मनरेगा के लोगों को रोजगार बता रहे हैं, आप गिग वर्कर्स को रोजगार है रोजगार, लेकिन वो रोजगार जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपया मिलता है, वो रोजगार, उसकी संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन चूंकि वेजेज स्थिर हैं और बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, और फिर भी आप कह रहे हैं कंट्रोल है। इसका मतलब है क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट बहुत डाउन हो चुका है, जिसमें जीने लायक पैसा मिले। जो 8 लाख रुपया न्यूनतम है, जिसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मानते हैं, 8 लाख रुपया सालाना का मतलब है 12 सत्ते 84, मतलब 65-70 हजार के बीच मंथली। ऐसा रोजगार तो आप गिनने से नहीं मिलेगा, इसका तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा ऐसे रोजगार की क्या संख्या है। ये हालात है रोजगार और बेरोजगारी का। जब हम बात करते हैं, इसको अगर हम विश्लेषण करें तो हम उस जगह पर हैं। इसको सुधारने के लिए कोई कार्यक्रम ही नहीं है। आप इंडस्ट्री कैसे सुधारेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे लाएंगे? भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, राहुल गांधी ने जिक्र किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाग रहा है और अपने देश में शेयर बाजार पर विश्वास नहीं है। लोग सोना, पहले नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, शुरुआती दौर में याद होगा, आम जनता के लिए कहा गया था कि आप घर में सोना मत रखिए, देश के विकास में सोना लगाइए, बैंक में जमा कीजिए, पैसा लीजिए, देश में काम आना चाहिए सोना, आइडल नहीं रहना चाहिए। और आज देखिए, वो पॉलिसी ऐसी कोलैप्स हुई है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग उस पैसा को देश के विकास में न लगा करके सोना के विकास में लगा रहे हैं। मोदी की पॉलिसी को ही पलट दिया पैसे वालों ने, इसीलिए सोना चमक रहा है और देश उस फीका पड़ रहा है। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव, उससे पहले यहाँ आज बजट, और उस बजट में चुनावी राज्यों पर कितना फोकस रहा ये हम समझेंगे। लेकिन उन्हीं चुनावी राज्यों में से एक, इधर पश्चिम बंगाल की मुखिया यानी ममता बनर्जी ने कैसे सीधे सीधे नाम के साथ नामजद याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को। इस पर भी बात करेंगे, एप्स्टीन फाइल्स पे भी बात करेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन उन सब के बीच इधर सबसे पहले बजट पे बात कर रहे हैं हमारे साथी, यहाँ तमाम साथी मौजूद हैं। जरा प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ। बजट को कैसे आप देखते हैं प्रशांत जी, सीधे शब्दों में अगर पूछा जाए तो? देखिए, प्रेम कुमार जी ने मोटा मोटा एक रूपरेखा रख दी है जी। मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ता हूं केवल प्रेम कुमार जी ने जो कहा है। 2 बातें हैं राजीव जी। एक, मौजूदा जो संकट है, वो चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे वो अमेरिका के टैरिफ का हो, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी का हो, जो बात वेनेजुएला की आ रही है, उन सब चीजों को वो एड्रेस नहीं कर रहा है। जैसे ट्रंप के टैरिफ से, 50% टैरिफ से जो लेबर इंटेंसिव, जो रोजगार देने वाले जो हमारे जो उद्यम हैं, वो प्रभावित हुए सीधे। केवल एक्सपोर्टर प्रभावित नहीं हुआ है। एक्सपोर्टर तो देखिए वो ट्रेडर होता है, वो एक कमोडिटी को ट्रेड करता है, दूसरी को कर लेगा। लेकिन जो कारीगर है, जो लकड़ी का सामान बनाता है, जो जूते बनाता है, जो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में लगा हुआ है, मजदूर है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसको कुछ और काम आता भी नहीं है। तो जो लेबर इंटेंसिव हमारा जो पूरा उद्यम है, वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उसको एड्रेस करने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। कोई दूरगामी वो भी नहीं है कि कोई रोड मैप दिखाई दे रहा हो कि जो ग्लोबल एक आर्थिक मंदी है, मंदी क्या, एक आर्थिक विषमता है टैरिफ की वजह से, उस टैरिफ की वजह से, तो उसमें अब देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे 50 देश हमसे कम टैरिफ में है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उनके उद्योग धंधे बढ़ेंगे।
चाइना से हमारा ट्रेड जो बैलेंस है वो बढ़ गया है। इम्बैलेंस 1 बिलियन की जगह 116 बिलियन हो गया, 100 बिलियन की जगह। तो बड़े सारे जो गैप्स हैं उसको भरा नहीं गया है। दूसरी बात, अभी दवाई की बात प्रेम कुमार जी कर रहे थे। स्वास्थ्य सेवाओं में राजीव जी 6,000 करोड़ रुपए की कटौती, 3,686 करोड़ की कटौती हुई है। स्वास्थ्य सेवा में आपने कटौती की तो अस्पताल प्रभावित होंगे। तो जब डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा, जब अस्पताल अच्छे नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो दवा सस्ती का क्या करेगा मरीज? दवा का पर्चा तो कोई डॉक्टर ही बताएगा ना। तो सस्ती दवा क्या करेगा जब उसके पास अस्पताल नहीं होगी, उसका प्राथमिक चिकित्सा केंद्र अच्छा नहीं होगा, तो सस्ती दवा का क्या करेगा वो? तमाम योजनाओं की घोषणा हो जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ योजना को। तमाम योजनाएं हम लोग देखते हैं, मेक इन इंडिया योजना आई, कई बुलेट ट्रेन आई, कई तमाम योजनाएं आई, 100 स्मार्ट सिटीज आए, पता नहीं कितने बने, उनकी गिनती भी आज व्यक्ति भूल चुका है। लेकिन पिछले साल की योजना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप सरकार लगवाएगी, जी 1,65,000 वैकेंसी सरकार ने निकाली। जी 1,65,000 युवाओं को, जिनके पास ITI या किसी भी प्रकार का जो प्रशिक्षण है, उनको हम इंटर्नशिप कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर में लगवाएंगे। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1,65,000 में कुल 33,000 लोगों ने अप्लाई किया। क्यों 33,000 लोगों ने अप्लाई किया? इसलिए 33,000 लोगों ने अप्लाई किया क्योंकि जो तनख्वाह वहां मिल रही थी, स्टाइपेंड मिल रहा था, वो इतना कम था, और तो इसलिए वो उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा। तो 1,65,000 आपने निकाला, उसमें 33,000 लोगों ने उस विकल्प को चुना, उसमें भी 6,000 लोग निकल गए, ड्रॉप हो गए। अब इस साल उस योजना कोई चर्चा नहीं। सरकारी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 12% GDP का रहा है, वही बढ़ रहा, वही है। जी तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा। डावोस में जाके आप अपने ही मंत्री से MOU साइन कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर कहाँ रहा है प्राइवेट सेक्टर? तो तमाम सारी जो बातें हैं उनमें आप देखिए कि कितना कहाँ शहरी विकास में 39,000 करोड़ रुपए घट गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,032 करोड़ रुपए कट गया। जी कट गया, जो इन्फ्लेशन से बढ़ा हो तो उसको भी जोड़िएगा तो और ज्यादा कटा है। जल जीवन मिशन 50,000 करोड़ की कटौती हो गई फंड में। अभी इंदौर में हमने देखा कि जल जीवन मिशन का क्या हासिल हुआ कि सीवेज का पानी पी के लोग मर गए। तो किसी भी समस्या को एड्रेस नहीं किया गया है। अब जो जी राम जी की योजना है वही वैसी होगी जैसी ये कॉर्पोरेट इंटर्नशिप हुई। जी अब ये ट्रांजिशन का फेज है कि मनरेगा का आपने बंद कर दिया, जी राम जी अभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, रूल्स नहीं बने, लोग जो रूरल डिमांड है वो बढ़ेगी नहीं। डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? जी आज भी है वो FMCG की बात करते हैं हम लोग, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, साबुन तेल इत्यादि, बिस्किट, बैटरी, ये सारे प्रोडक्ट गांव में ज्यादा बिकते हैं शहरों के मुताबिक, शहरों के मुकाबले। लेकिन अब गांव में अगर परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, उसके पास काम नहीं होगा, तो खरीदे कहाँ से वो? तो ये बजट में बहुत सारी ऐसे गैप्स हैं कि जो मौजूदा समस्याओं को न हल कर रहा है और न वो कोई भविष्य का एक बड़ा रोड मैप, जो ग्लोबल इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं और जो भारत को जो बात कही जा रही कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे, तो शिक्षा में पैसा काट के बनेंगे विकसित भारत, स्वास्थ्य में पैसा काट के बनेंगे विकसित भारत।
कैसे ये क्या बीमार लोगों का और अनपढ़ लोगों का भारत बना के आप विकसित हो जाएंगे? सवाल तो वाजिब अजीब है। सी। जी, जी। सवाल वाजिब है कि आखिर कैसा भारत बनाना आप चाहते हैं। जी प्रशांत जी। उसी से बजट का डायरेक्शन दिखता है कि किस तरफ आप देश को ले जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसलिए बजट में ऐसा कुछ है नहीं, और इस बजट में जो योजनाएं हैं उनका हश्र वही होगा जो इंटर्नशिप का हुआ, जो बुलेट ट्रेन का हुआ, जो जी राम जी का भी वही होगा, जो 100 स्मार्ट सिटी का हुआ। और ये योजनाएं होती रहेंगी। 10-20 हजार करोड़ 50,000 करोड़ रुपए चुनाव जीतने के लिए रखते हैं अलग से, कि चुनाव करीब आएगा तो महिलाओं के खाते में पैसा डाल देंगे, किसानों के खाते में पैसा डाल देंगे, और पैसा डालकर वोट खरीद लेंगे, लेकिन उसको उसकी गरीबी में मरने देंगे। ये है रोड मैप बजट का। जी राजीव। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत सारे इस बजट को अगर देखा जाए ऐसे हर साल दर साल, क्योंकि 12 साल से लगातार सत्ता पर काबिज है नरेंद्र मोदी, उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की सरकार और उन्हीं का बजट। और इस बजट में अगर आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि 2014 में उन्होंने क्या कहा, क्या वादे किए, 2015, 2016 ऐसे करते करते 2026 10 साल बाद अगर आते हैं आप, तो 12 साल बाद तो आपको दिखाई देगा कि कई सारी योजनाएं जिसकी शुरुआत हुई थी वो कहाँ जाके किस बक्से में बंद हो गई पता नहीं चलता आपको। एक वो भी आप लोगों को याद होगा कि एक मशीनों वाला एक शेर दिखाई देता था कई जगह। मैं रायपुर में देखा, वहाँ एक चौराहे पे लगाया हुआ है, और भी कई शहरों में लगाया गया है। वो शेर जो था वो मेक इन इंडिया की बात थी शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। वो आजकल दिखाई नहीं देता है। शकील जी कहीं देखे क्या आपको दिखाई दिया? मैं रायपुर जब जाता हूँ एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ जब निकलता पहुँचने के लिए, तो रास्ते में वो दिखता है तो याद दिलाता है, हॉन्ट करता है कि अरे ये भी है, चलो कुछ कर लेते हैं, पैसे वैसे मिल जाएगा, कुछ तो सरकार देगी, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। शकील जी। मेक इन इंडिया के बदले सब मेड इन चाइना हो गया। चाइना से व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, देखिए राजीव जी, आज के इस बजट पे मोदी जी के लिए सबसे तल्ख अगर किसी ने टिप्पणी की है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजदूर संगठन बीएमएस ने, भारतीय मजदूर संघ ने। भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि सबसे निराशाजनक बजट श्रमिकों का वेतन, सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के साथ, ग्राउंड पे काम करने वाली महिलाओं के साथ, गिग वर्कर्स के साथ पूरी असंवेदनशीलता, असंगठित क्षेत्र में 90% तक श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं। यह बीएमएस की टिप्पणी है। भारतीय मजदूर संघ जो हर जगह सरकार का झंडा लिए खड़ी रहती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, सूर्यकांत जी ने, कि यूनियनें बंद करा रही हैं उद्योगों को, तो ये बीएमएस जहां भी मजदूरों के हित की लड़ाई होती थी वहां मालिकों के हित की लड़ाई लड़ने पहुंच जाती थी। वही आज इतनी निराश हो गई है कि वो ये टिप्पणी कर रही है। दूसरी एक और टिप्पणी हम आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बजट को समझने के लिए ये चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के सांसदों ने क्या कहा? बंगाल के सांसदों ने, अभी आप जिक्र कर रहे थे 5 राज्यों के चुनाव का, कि बजट ने बता दिया कि मोदी बंगाल हार गए। यह बजट जो है पूरी तरह जो है निराशाजनक बजट है, और इस बजट ने बता दिया कि मोदी जी के पास अब करने के लिए कुछ नहीं। तो राजीव जी, पहले जो कांग्रेस के टाइम में बजट आते थे तो बीजेपी या जनसंघ तो बड़ी निंदक किस्म की पार्टी है, बड़ी आलोचक किस्म की, छिद्रान्वेषी, हर चीज में कमियां 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 ढूंढ लेती है। तो ये इनका एक पेड वाक्य हुआ करता था, नई बोतल में पुरानी शराब है कांग्रेस के बजट को। मगर अब बोतल भी पुरानी और अंदर पानी।
कुछ भी नहीं है। लोकसभा के अंदर अभी एक जो आप दिखा रहे हैं वीडियो, वो आ गया फिर सामने, ये मोदी जी का ताली बजाते हुए, जिसको लेके पत्रकार भी बड़े खुश हो रहे थे। सारे के सारे जो सत्ता पक्ष के सदस्य थे, उनके चेहरों से भी निराशा झलक रही थी। इस बजट में टैरिफ को संबोधित नहीं किया गया, एफडीआई को संबोधित नहीं किया गया। चिदम्बरम ने आज 4:30 बजे इसके ऊपर एक विस्तृत टिप्पणी की है और उन्होंने इन सारे पॉइंटों को उठाया है। उन्होंने बताया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम ऐसी चीजें बता रहे हैं जो दर्शकों को आसानी समझ में आए। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी और इनकी सरकार शब्दों पे शब्द एक्रोनिम्स, इनसे थकते नहीं है। यही है इनके पास, लैंग्वेज जगलरी, भाषाई चमत्कार। एमएसएमईएस का बंद होना एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे ही रोजगार नहीं है, और ये छोटे और लघु उद्योग जिन्हें एमएसएमईएस कहते हैं, ये बंद हो जाएंगे और हो रहे हैं, तो बेरोजगारी का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्स करेक्शन कहीं नहीं है। होना यह चाहिए था कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें ठीक करने की तरफ होता, लेकिन उन चुनौतियों को नजरअंदाज किया गया, देखा ही नहीं गया उनकी तरफ। रेत में मुंह छुपा लिया गया कि कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये बजट जो है 12 साल का तो सबसे निराशाजनक है ही, जिसमें कहीं भी कुछ नहीं है। और पुरानी जो बातें हैं, अभी आप कह रहे थे और बाकी लोग भी कह रहे थे कि उन्हीं को दोहराया जाता है। जो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनने की घोषणा की है, इन पे ऑलरेडी पहले से ही काम चल रहा था, इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही थी। ये कोई नई चीज नहीं है इसमें। तो ये जो बजट है, इसने विपक्ष को तो बहुत सारे सवाल उठाने का मौका दिया ही, सत्ता पक्ष में भी जो एक खुशी होती है, एक जो माहौल होता है, वो नहीं है। इसके बदले सफाई के तौर पे, बचाव के तौर पे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि युद्ध के माहौल में और क्या होता। कौन सा युद्ध का माहौल? ईरान और अमेरिका के बीच का संभावित? अरे भारत का बजट है ये, इसमें आप युद्ध के माहौल से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं? नहीं, हम विश्वगुरु हैं, हम तो युद्ध भी रोक सकते हैं। आपका इसमें क्या रोल है? आपका रोल है यहां पे अपने लोगों को रोजगार देना। राहुल गांधी ने कहा है ये, और बाकी सब लोगों ने कहा, बेरोजगारी को एड्रेस ही नहीं किया गया। और किसानों की समस्या जहां की तहां है, उनके लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तो सब मिला के ये बजट जो है सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज बन के रह गया है जी। इसके अलावा इस बजट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आमतौर पे होती थी। सरकार कोशिश करती थी, अगर आम जनता को कुछ नहीं देने की कोशिश करती थी तो अपने लोगों को, समर्थकों को उत्साहित करने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसा कि हमने सबसे पहले बता दिया बीएमएस का बयान आपको, कि बीएमएस का बयान बता रहा है कि आरएसएस भी इससे भारी दुखी है, निराश है जी। आप एपेस्टीन फाइल का जिक्र कर रहे थे, लास्ट सेंटेंस हम बोल रहे, ये एपेस्टीन फाइल आने के बाद, ये ट्रंप के ये कहने के बाद कि अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, आरएसएस और बीजेपी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब हमें यह बताएगा ट्रंप कि हम सुबह उठ के नाश्ते में क्या खाएंगे। बस इतनी कसर और रह गई है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब ये तय होगा वहां से कि आखिर हम नाश्ता क्या करेंगे और खाना क्या खाएंगे, डिनर में हम क्या करेंगे। तो ये सब अगर ट्रंप तय करेंगे तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं, इस कुर्सी पर क्यों हैं। और जांच की डिमांड हो रही है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और जांच में भाग लें, जांच करवाएं कि क्या चल रहा है, आखिर दूध का दूध और पानी का पानी आए। लेकिन जयशंकर जी, बजट की बात हो रही है, हालांकि बजट निराशाजनक है। और जैसे शुरुआत में प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये एक ही दिन सोना चांदी दोनों सस्ता, दोनों में इस ढंग से गिरावट एक ही दिन नहीं देखी गई थी। वो कल से लेकर आज तक हम लोगों ने देख लिया।
सोने में भी, चांदी में भी। और इसके बाद जैसे ही बजट थोड़ा सा आगे बढ़ता है, निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का आधा घंटा बीतते बीतते शेयर बाजार धड़ाम हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। और आज जब बंद हुआ है तब भी 1900 माइनस में बंद हुआ है, लगभग 1800 समथिंग, 1900 माइनस में, तो 2500 तक चला गया था। यानी समझ सकते हैं 2% गिरना छोटी मोटी बात नहीं है। और शेयर बाजार, लेकिन ये जो मिडिल क्लास है और ओवरऑल, क्या यहाँ पर जरा आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि बजट की जब बात होती है तो हमारे तमाम साथी और ऐसे भी हम लोग भी, पैसे कौड़ी की बात, जेब में मिल जाए, कोई दे दे, कमा लें हम, तो बढ़िया लगता है, मज़ा आता है। लेकिन पैसे कौड़ी की बात इस ढंग से, हज़ारों करोड़ रुपए, उसमें में फिस्कल डेफिसिट, तो इतना पैसा आया, इतना गया, ये पल्ले पड़ता नहीं है आम जनता के। हमारी आपकी मजबूरी है कि हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपने तमाम साथियों को उतना गहराई में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक बात मैं समझना चाहता हूँ आप तमाम महानुभावों से, और जयशंकर जी उसकी शुरुआत आप कीजिए। यहाँ पर शेयर बाजार गिरा, कोई चिंता नहीं। उसके बाद आपने देखा सोने चांदी में गिरावट आई, कोई चिंता नहीं। रुपए में गिरावट है, कोई चिंता नहीं। 5 राज्यों में चुनाव है, साड़ी पहन के आ गई थी, कांजीवरम की साड़ी। यहाँ आज सीतारमण, निर्मला सीतारमण, जो तमिलनाडु में चुनाव है वहीं की साड़ी है, वो पहन के आ गई थी। और दही चीनी खा के आई थी राष्ट्रपति महोदया के हाथ से। वो भी एक नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी है, वो हम लोगों ने देखा। शुभ काम में हम लोग भी पहले एग्जाम देने जाते थे तो माँ खिला देती थी कि हाँ लिख के बेटा, अच्छा लिख के आएगा, तो वो करते थे, वो जतरा बनाते थे। प्रफुल्ल जी समझते होंगे, तो ये होता था। लेकिन अब ये जो जतरा बनाने वाली बात है, ये थोड़ा ज़्यादा राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है ये बात। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आखिर ये चिंता क्यों नहीं है कि शेयर बाजार गिर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, सोने चांदी में गिरावट है, रुपए में गिरावट है, जो मिडिल क्लास है वो इतना निराश है, नाराज़ है। अब 12 साल में पहली बार देख रहे हैं कि मोदी और अमित शाह की तस्वीरों पे जूते मारे जा रहे हैं और कब्र खुदेगी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी चिंता नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है, चुनावी मोड में रहने वाले नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को ये भी चिंता नहीं है कि कम से कम वहीं के लिए, जैसे पिटारा खोलकर पिछले साल का बजट याद कीजिए, कितनी बार बिहार का नाम लिया गया था, बिहार 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 बिहार, और मधुबनी साड़ी पहन के आई थी, साड़ी भी मधुबनी साड़ी पहन के आई थी जिसमें वो था निर्मला सीतारमण जी। इस बार साड़ी पहन के जरूर आई, ये देखिए। लेकिन ये देखिए, दही खा रही हैं, दही शक्कर खा रही हैं, तो आई। लेकिन तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, इन 5 राज्यों पे जो फोकस होना चाहिए था वो क्यों नहीं रहा, ये यहां पर जरा जयशंकर जी को जरा ले आइए पहले, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। जयशंकर जी आ गया तो उसके बाद हमारे जी ठीक है, आवाज आ रही है। हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, हमने कहा भाई किसी को कुछ दिया नहीं इस बजट में, तो कहा कि क्यों देंगे, चुनाव तो है नहीं कोई सामने। हमने कहा चुनाव तो है, 5 राज्यों में तो हो रहा है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, असम में है, पुडुचेरी में है, केरला में चुनाव तो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें देखिए तमिलनाडु में जीतने का कोई कारण नहीं बनता है, केरल में सफलता मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, बंगाल ये हारेंगे ही हारेंगे। ले दे करके असम है, तो असम में तो हिंदू मुसलमान से काम चल ही जाएगा, तो उसके लिए फिर बजट में सब करने की जरूरत क्या है। तो मुझे थोड़ा उनकी बात में मतलब दम नजर आया। लेकिन हमने भी जब सोचना शुरू किया कि आखिर में बजट किसके लिए है, किसको फायदा दे रहा है। आमतौर पे माना जाता है कि साहब कारपोरेट को खुश करने के लिए किया जा रहा है, या अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी। लेकिन आप देख ही रहे हैं, मतलब हमारी निगाह भी लगातार बनी रहती है शेयर बाजारों पर। जिस तरह से शेयर बाजार धड़ाम हुआ है, इसका मतलब कि सटोरियों को, निवेशकों को हमारी अर्थव्यवस्था पे और निर्मला सीतारमण के बजट पे भरोसा नहीं है। ये जो 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से सब खोखलापन है और वो उजागर हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि भाई मामला हाथ में नहीं है, अगर इसमें ज़रा फंसोगे तो नुकसान हो जाएगा।
और जो बबलगम फैलाया था कि चांदी इतनी बढ़ गई, 4 लाख रुपए हो गया, सोना 1,80,000 83,000 रुपए हो गया 10 ग्राम का दाम। मुझे बहुत हंसी भी आई, गुस्सा भी आया जब निर्मला सीतारमण जी कह रही थी अपने बजट भाषण के दौरान कि देश में गरीबी कहाँ है, लोग सोने और चांदी की दुकानों पे भीड़ लगा के खरीद कर रहे हैं। अब उनको कौन समझाए कि जिसके घर में शादी है, बेटे बहू बेटे या बेटी की शादी है, सभी तो अंबानी और अडानी परिवार के लोग नहीं हो सकते हैं, सभी लोग तो करोड़पति परिवारों से नहीं हो सकते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो लोग क्या कर रहे होंगे? आप सोने चांदी की दुकानों पे चले जाइए, भीड़ नदारत है, वो खुद भी परेशान है लोग कि कैसे बेचें, कैसे क्या करें। जो सोना 24 कैरेट 22 कैरेट पे 22 कैरेट का जेवरात बनते थे और वो 14 कैरेट 9 कैरेट 12 कैरेट तक पे आ गए हैं लोग बना बना करके कि भाई ठीक है चलो यही ले लो, कम दाम लगेगा इसका। ये हालत आ गई है। तो न तो कारपोरेट के लिए कुछ किया है, न मध्यम वर्ग के लिए। अब जैसे आप देखिए, मतलब बहुत सभी अखबार वाले लगातार लिख रहे थे या टीवी चैनल वाले भी दिखा रहे थे कि इस बार बजट में 13 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बढ़कर के 1 लाख हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। उसके लिए भी नहीं है इस बार, जो है जुमले भी नहीं है। मुश्किल ये है कि हर बार मोदी जी जुमला फेंकते थे तो उनके जुमले जो हैं उनके निर्मला जी के बजट में भी परिलक्षित होते थे, लेकिन इस बार तो जुमले में नहीं दिखाई दिए कि मतलब कोई ऐसा जुमला फेंक दिया हो। बेरोजगारी हल करने का कोई ये नहीं है। शिक्षा के मामले में न तो कहीं आईआईटी बनाने की बात है, न कोई नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, न कहीं मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है। हाँ, बुलेट ट्रेन के लिए जरूर बड़ौदा से बंबई जाने के लिए, जैसा अखिलेश यादव बता रहे थे कि 1 लाख करोड़ की परियोजना अब 2 लाख करोड़ में हो गई साहब। 2 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर 12 लाख करोड़ का आपका बजट है 13 लाख करोड़ का, तो उसमें से 1 लाख करोड़ तो गया खाली बजट बुलेट ट्रेन में चला गया। तो इस तरह की बातें जो इस बजट में दिखाई दे रही हैं, तो ये तो इनको ये बात सही है, हमारे मित्र ने कहा था कि भाई ये इस बात से आश्वस्त है कि बंगाल इनके हाथ में आने वाला नहीं है। लाख कोशिशें कर लिया इन्होंने, हिंदू मुसलमान भारत बांग्लादेश, ये सारे उनके तुरुप के कितने इक्के कार्ड हो सकते हैं वो सब फेल कर रहे हैं। उम्मीद थी कि जरूर कुछ न कुछ करेंगे, इसमें बजट में कुछ करेंगे जिससे बंगाली भाषाएं थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दे। हालांकि वो बहुत दूसरे ढंग के लोग हैं, इतना आसान नहीं है वहां पे। तो एक तो ये है, और जैसी बातें हो रही है, जैसे भाई एक बार भी चर्चा नहीं किया कि भाई टैरिफ लगा रहा है अमेरिका और इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, हम किससे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कम से कम यही कह देते कि नहीं साहब, कोई तीसरा देश नहीं तय करेगा कि हम किससे खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब कि जो सही बात है, जो एपस्टीन की फाइल्स में कहीं ना कोई कम आपकी नस जरूर दबी हुई है, जिसके चलते ट्रंप इतनी हिमाकत कर पा रहा है कि अब खुद कह रहा है कि साहब अब भारत जो है वो रूस या ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, अब वो वेनेजुएला से खरीदेगा। वेनेजुएला में चूंकि उसकी कठपुतली सरकार बनी हुई है, उसकी कंपनियों से उसका बिजनेस शुरू होगा, तो एक तरह से वेनेजुएला नहीं बल्कि अमेरिका से खरीदेगा। सीधी सीधी बात ये होगी। तो इतनी हिमाकत कैसे हो सकती है? हिमाकत इसीलिए हो सकती है कि कोई न कोई हमारे विश्वगुरु की कमजोर नस उसके हाथ में है। अब वो कौन सी कमजोर नस है भाई? आप आज तक बार बार जब भी भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है यही कहता है कि साहब हम ही ने कराया, हम ही ने कराया, और आप खाली कह करके बच जाते हैं नहीं कि तीसरे देश की ये नहीं है, भूमिका नहीं है। लेकिन जो तथ्य है वो तो यही बताते हैं। तो इस तरह से है ये बजट, मतलब बहुत ही निराशाजनक, किसी को भी उम्मीद जगाने वाला नहीं है। और मनरेगा को तो जिस तरह से खत्म किया है राजीव जी, भाई पहले वो एक्ट था, अब ये मिशन बना दिया इसको उन्होंने, और उसके लिए भी पैसे बहुत कम कर दिए। इसका मतलब रोजगार की गारंटी का अधिकार नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा, उसके हिसाब से आप मांग सकें कि नहीं साहब हम बेरोजगार हैं, हमको आप काम दीजिए, आपको देना पड़ेगा। वो तो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक तरफ कह रही है निर्मला सीतारमण के साहब कहाँ है गरीबी, लोग सोना चांदी खरीदने के लिए दुकानों पे भीड़ लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं।
ये भी एक विडंबना है, ये भी एक विरोधाभास है। खुद भी मान रहे हैं कि गरीब भी हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब लोग भीड़ लगा करके खरीद रहे हैं। अब निर्मला सीतारमण के घर पता नहीं कोई शादी होती है कि नहीं होती है, वो लहसुन प्याज तो उन्होंने एक बार कह दिया कि हमारे परिवार में कोई लहसुन प्याज नहीं खाता, इसलिए हमको इसका दाम नहीं मालूम है। लेकिन जिसके घर शादी है उससे आप पूछिए सोने चांदी के भाव के बारे में, तो वो आपको बता सकता है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। तो इसलिए राजीव जी, ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन और निराशाजनक है। उन्हें ये भी नहीं कह सकते कि ये अमीरों को बहुत खुश करने वाला है, क्योंकि निवेशकों ने इसको खारिज कर दिया एक तरह से। अब चुनाव राजनीति में क्या इसका असर पड़ेगा, चुनाव की राजनीति में क्या होगा, चूंकि अंधभक्तों की एक जमात ऐसी है, वो जमात तो इनके साथ रहेगी। हालांकि अब वो भी टूट रहे हैं, उनको भी लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं साहब, अब जो जो वायदे थे वो सब तो खत्म ही हो रहे, हमको भी खाली ठगी रहा है, खाली हिंदू मुसलमान करके चढ़ा देता है और बाद में हमारे हिस्से में तो कुछ आता नहीं है। तो इसलिए है, घिरे तो हैं, वो चारों तरफ से घिरे हैं, लेकिन वही है, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इस देश के अशिक्षित, बेरोजगार, दलित, पीड़ित, शोषित, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर के सड़कों पे उतरेंगे और कहेंगे मोदी जी अब आपकी जरूरत नहीं है, हमको अमेरिका या रूस या चीन की कठपुतली की जरूरत नहीं है, हमको भारत का प्रधानमंत्री चाहिए, भारत के लिए प्रधानमंत्री चाहिए, जो भारत के हितों में फैसले कर सके और भारत के हितों के लिए अडिग रहे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भारत के हितों की बात जो करे वैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और क्या नरेंद्र मोदी से विश्वास उठता जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बजट के समय या बजट से पहले या बजट के बाद जब भारत की स्थिति, देश की स्थिति कैसी है, इस पर अगर गौर न फरमाया जाए तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। अगर 2500 पॉइंट तक सेंसेक्स गिर जाए, शेयर बाजार में हाहाकार मच जाए और उसके बाद भी उसको रोकने की कोशिश न हो, उधर ध्यान देने की कोशिश न हो, तो इसे क्या माना जाएगा? आप मेज थपथपाते रहिए, पीठ थपथपाते रहिए, लेकिन सच्चाई जो है वो कुछ और है, वो कुछ और दिशा में आपके इस पूरे क्रियाकलापों को देख रही है, ये दिखाई देता है। सोने चांदी की बात या मजदूरों की बात हो, गरीबों की बात हो, वंचितों की बात हो, हर तरफ यही हम देख रहे हैं। और इसीलिए इस बजट पर अगर पैनी निगाह आप लोगों ने रखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें है क्या। क्या झुंझुना सिर्फ बड़ों के लिए है? वो लोग जो 2+2 के हिसाब से आते हैं या उसमें कुछ और लोग, इन सबको मिलाकर जो एक ग्रुप है, उसी ग्रुप के लिए बजट है। आम जनता को क्या मिला और क्या टोटली पॉलिटिकली या हर ढंग से अब कॉन्फिडेंट है नरेंद्र मोदी कि कुछ भी हो जाए, सरकार, सत्ता तो हमारी चलेगी। और जैसे आप लोग ही बता रहे थे अभी, शकील जी भी, प्रेम कुमार जी भी और प्रशांत जी भी और जयशंकर जी भी, कि 10,000 रुपये दे दो, चुनाव तो जीत जाएंगे हम उसी से। प्रफुल्ल जी, क्या यहाँ चुनाव जीतना और उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला मिल गया है, वो करेंगे, बाकी चीजें इस बजट में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कि पहले बजट लाकर थोड़ी कोशिश होती थी कि हाँ, हम अपने मतदाताओं को साधने की कोशिश करें, वोटर्स को साधने की कोशिश करें। इस बजट में वोटर्स को साधने की कोशिश हुई है क्या? आवाज नहीं आ रही जी? आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि नमस्कार सभी को और बजट की बधाई। हिंदी में एक मुहावरा चलता है, जूते में दाल बांटना। जूते में दाल बांटना हिंदी का मुहावरा है। और जानते हैं कि मुहावरे असंसदीय नहीं होते हैं। तो जूते में दाल बांटा गया है। इसको समझने के लिए, पूरे बजट को समझने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, यह समझने की कोशिश करना कि हम जो ऋण जाल है, डेट ट्रैप, उससे कितने दूर हैं। और असल मुद्दा यहाँ है कि ऋण जाल से, डेट ट्रैप से हम कितने दूर हैं और अगर इसी तरह चलते रहे तो कितने दिन में उसमें फंसेंगे। ये जो प्रस्तावित बजट आकलन है ना, इसमें अभी बहुत कुछ होगा। इसको अगर हम लोग रीड करने लगेंगे अभी तो कंफ्यूज करेंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया है, क्योंकि इसके बाद जब बहस होगी, जब तमाम बातें चलेंगी तो सारी चीजें बदलेंगी। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है, ये बजट निराशाजनक है और दिशाहीन है,
क्योंकि इसका स्कीम जो है सो एक ये आज का नहीं, ये पिछले कई सालों से इसके स्कीम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोरिस्पॉन्डिंग नहीं है। तो अगर स्कीम्स कोरिस्पॉन्डिंग नहीं होंगी तो जाहिर है कि एक का लाभ दूसरे में मिलेगा नहीं और एक से दूसरे का संवाद नहीं होगा, तो ये आइसोलेशन में तो अर्थव्यवस्था नहीं चलती है, इसलिए इसके भीतर का कोई इंटीग्रेशन नहीं है स्कीम्स में। मैं ये पहली बात ये करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहता हूँ कि मनरेगा में सीतारमन जी के बजट में, मेटाफर में कह रहा हूँ, सीतारमन जी के बजट में जी राम जी के लिए कुछ नहीं है। ये अद्भुत है कि बजट पेश कर रहे हैं सीतारमन जी और जी राम जी खाली हैं, खाली डिब्बा, जैसा कि कांग्रेस ने इशारा किया और भी कई लोग कह रहे हैं कि बजट खाली डिब्बा बन गया, उसमें कुछ है नहीं। जिस दिन मनरेगा से इन्होंने छेड़छाड़ किया था उसी दिन इनका इरादा साफ साफ झलकने लगा था, हालांकि सबूत उसके तो आते ही रहते हैं और आएंगे ही बार में भी आते रहेंगे। देखिए, आरएसएस के लोगों ने या बीएमएस ने तो इसलिए भी चिंता व्यक्त की है कि इस रिजिम में इन लोगों के पास पैसा काफी आया है इधर से या उधर से, और सब पैसा शेयर मार्केट में अब डूब रहा है तो निराशा होगी। और उनको मजदूरों की बात इसमें तो किया ही नहीं गया। प्रेम कुमार सर ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि वेज स्टैग्नेशन में, असल में अर्थव्यवस्था में कुछ भी स्टैग्नेशन में नहीं होता है, या तो आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, स्टैग्नेशन में नहीं रह सकते। स्टैग्नेशन में रहना बहुत कठिन काम है, ये अर्थव्यवस्था में होता नहीं है। तो अगर ये यानी कि अगर फिगर टर्म में अगर ये स्टैग्नेटेड है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस राइज तो हो रहा है, यानी कि वेज में इरोजन हो रहा है जबरदस्त, और अगर वेज में इरोजन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेड हो रहा है, उसमें मृत का अंश बढ़ रहा है। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, जो उससे हमको मजदूरी मिलती है, वो जाहिर है कि वो उसमें डेट एलिमेंट ज्यादा हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने ठीक ही कहा कि ये एंटी युवा है, क्योंकि लेबर फोर्स अंततः क्या होता है, युवा होता है। अब मैं तो लेबर फोर्स में काउंट नहीं होऊंगा, चाहे जितना चिल्लाऊंगा आपके। तो लेबर फोर्स वो होता है जो युवा होता है, यंग होता है, जिसमें कुछ करने का उत्साह होता है, जिसके पास सपने होते हैं। वो बुरी तरह हताश और निराश है। तो एंटी यूथ तो ये बजट है ही, और एंटी लेबर इसलिए है कि उसके लिए कोई कदर ही नहीं है, कोई स्कीम ही नहीं है, उसके वेज का कोई इंतजाम ही नहीं, कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा बजट जो है तो उस प्रकार से अगर इसको हम देखें तो इससे ये होगा कि अगर मनरेगा के लोग अगर रूरल एम्प्लॉयमेंट या रूरल इकोनॉमी पर वो ठीक ढंग से एड्रेस नहीं किया जाएगा तो यकीन मानिए सर, टायर 1 सिटी दबाव में आ जाएंगे। और टायर 1 सिटी अगर दबाव में आ गए तो ये जो गांव के लोग जब आएंगे तो जो कहते हैं ना कहाँ है गरीबी और कहाँ इनको नहीं दिखती है जेएनजी, सब दिखने लगेगा। अगर ये अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, अब ये किसी प्रकार से चल रहा है, इसको राम भरोसे छोड़ दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो पॉलिटिकल जो इसका सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि इनकी योजनाओं पर अभी देखा जाए कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मिडिल क्लास है कहाँ? अब मिडिल क्लास है नहीं, मिडिल क्लास अब मुहावरे में बचा हुआ है। इसलिए कि या तो देखिए कि विषमता कितनी तेजी से बढ़ रही है, या तो ऊपर भाग रहे हैं लोग जिनको काफी पैसा बढ़ रहा है, उनका देखिए, उनके आंकड़े तो आएंगे फिर दोबारा, या फिर एकदम जिनकी आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। एफएमसीजी की बात कर रहे थे सर गुप्ता सर, सैदिया शकील सर। एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो इसलिए गांव में बेसिक खपत होते हैं कि वहाँ की परचेजिंग कैपेसिटी से वो मैच करते हैं। 10 रुपया से ज्यादा हम, एक बड़ा आदमी 10 रुपया का पैकेट थोड़े खरीदेगा, और क्यों खरीदेगा, लेकिन गरीब आदमी 50 रुपया का पैकेट नहीं खरीदता है, वो 10 रुपया खरीदता है। और वहां और तमाम जगह आप जाके देखिए, इसको बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। डिब्बा वही है, रैपर वही है, दाम वही है, लेकिन सामान कम हो गया है, तो इसको श्रिंक इन्फ्लेट कर जाता है। हमारा बजट भी एक श्रिंक इन्फ्लेटेड बजट है। आप फिस्कल डेफिसिट की बात बोल रहे हैं 4.3 4.5, लेकिन फिस्कल डिसिप्लिन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फिस्कल डिसिप्लिन कहाँ है किसी? और नॉन बजटरी एलोकेशन में इतना एक्सपेंडिचर है, जो एलोकेटेड बजट थे सब में खर्च कम हुआ है,
एक्सपेंड काम नहीं हुआ इसलिए खर्च कम हुआ, या पैसा नहीं था। बजट एलोकेशन तो आपने किया, अगर टाइम से पेमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट को आप अगर हम आकलित करें, देखें अगर मोटे मोटे इंडिकेटर्स में कि देश का टोटल रिसिप्ट क्या है और टोटल पेमेंट का क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो देखें कि स्थिति हमारी बहुत ही खराब है। इसलिए मैंने कहा कि अब बजट पर चर्चा करते समय यह विचार किया जाना प्राइमरी रूप से जरूरी है कि डेट ट्रैप से हम कितने दूर हैं, ऋण जाल में फंसने से हम कितने दूर बचे हुए हैं। पॉलिटिकल संदर्भ में अगले चरण में बात करूंगा जी। ममता बनर्जी ने यहाँ केस किया, बिल्कुल जरा उस पर भी बात करना ज़रूरी है। और आप चूंकि कलकत्ता में बैठे हुए हैं तो और भी इम्पोर्टेंट है आपसे वो जानना। लेकिन अमलेंदु जी, आपकी बारी, और ज़रा समझूं आपसे, इस बजट को पॉलिटिकली देखा जाए क्या, या अब कोई चिंता ही नहीं है, अब तो 10,000 रुपया बांटो और चुनाव ले लो अपने हाथ में, बाकी काम तो ज्ञानेश दादा कर ही रहे हैं। राजीव जी, 10,000 से भी ज्यादा भरोसा ज्ञानू दादा पे है। पंकज चतुर्वेदी जी ने ये नाम दिया है तो हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। ज्ञानू दादा जो है उनके ऊपर ज्यादा भरोसा है। 10,000 रुपया तो राजीव जी ज्ञानू दादा के कर्तव्यों को ढकने का एक आवरण है। मतलब कि ज्ञानू दादा के जो काम है उनको 10,000 रुपये से ढका जा सके, वरना कौन राजीव जी 10,000 रुपये पे जाकर वोट दे देगा। तो ये 10,000 रुपया तो मामला अलग है। तो अब ये कुल मिलाकर मुझको लगता है कि ज्ञानू दादा के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और वही अब जो है इस देश के असली खेवैया हैं। मोदी जी तो अब केवल जो है मुखौटा रह गए हैं, देश अब ज्ञानू दादा ही चला रहे हैं राजीव जी, अब ऐसा लगता है। क्योंकि सब कुछ अब जब ज्ञानू दादा को ही करना है तो वही करेंगे। लेकिन राजीव जी देखिए, मजबूरी है, चूंकि संविधान अभी तक बदला नहीं गया है तो हर साल का बजट एक पेश करना है, तो मजबूरी है तो बजट पेश किया गया है, वरना तो सीधा 2047 का ही बजट पेश कर देते। आवश्यकता क्या है ये बताने की 2047 में ऐसा होगा और 20 साल की योजना ऐसी होगी। और भाई पंचवर्षीय योजनाएं तो सुनी थी, ये 20 वर्षीय योजनाएं कहाँ से आ गई। तो लेकिन अब 20 वर्षीय योजनाएं भी आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय योजनाएं होंगी और उसके बाद जाके काम होगा। तो राजीव जी अब देखिए इस बजट में जितना मेरी समझ है, मुझे तो राजीव जी ना तो ये चुनावी बजट लगा और ना ये कॉर्पोरेट का बजट लगा, ये सिर्फ अडानी जी का बजट लगा, इसके अलावा किसी का बजट लगा ही नहीं जी। तो भाई तो अडानी जी के लिए बजट पेश करने की आवश्यकता क्या थी। संविधान में संशोधन करो कि अब कोई बजट पेश नहीं होगा, अडानी जी के लिए जो काम करने सरकार वैसे ही कर देगी। तो इतना तो कर ही सकते हो, करो, लेकर आओ, करो, इसको क्या दिक्कत है। तो मुझको राजीव जी ये लग रहा है कि ये बजट जो है इसके बाद मोदी जी की दिक्कतें बढ़नी चाहिए और देश की जनता के अंदर एक जो है काफ़ी ज़्यादा निराशा का भाव देखा जा रहा है। अब ये मध्य वर्ग जो कहा जाता है राजीव जी, यही सबसे ज़्यादा था, वो ताली थाली पीटता था मोदी जी के लिए। अब उस मध्य वर्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा निराशा जो है वो दिखाई पड़ रही है। भाई ठीक है, आप अडानी जी के लिए काम करें, आप उनके मित्र हैं, लेकिन जो ताली थाली बजाता है उसके लिए भी ध्यान रखो भाई। अगर मतलब थाली बजाने के लिए थाली ही नहीं बचेगी तो थाली पीटेगा कहाँ से। तो आप तो उसकी थाली भी छीने ले रहे हैं। तो अभी तक तो राजीव जी होता यह था कि वो देखिए बीजेपी के जब आते थे प्रवक्ता आकर बहस करते थे और बताते कि थाली देखिए मोदी जी ने भर दी है, 56 भोग हैं उसमें, थाली में घी भी है और पहली बार ऐसा है कि जो थाली जो है दी जा रही है उसमें घी है। अब तो कोई ये कहता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ रहा राजीव जी की थाली मोदी जी ने दे दी 56 भोग की, उसमें घी भी है। घी राजीव जी अगर बाजार में आप जाइए और अगर आप शुद्ध घी लेना चाहें तो 1200 रुपये किलो से कम नहीं है घी जी। तो अब ये स्थितियां हैं, तो आप अपने बच्चों को घी भी नहीं खिला सकते, दूध भी नहीं पिला सकते। दूध तो ऐसा है राजीव जी कि अगर आप पैकेट का लेने जाएंगे तो वो दूध है भी कि नहीं इसका कोई भरोसा ही नहीं है। तो अब ये सारी जो परिस्थितियां हो रही हैं, तो आपका ध्यान देश की समस्याओं पे है ही नहीं। आपका ध्यान सिर्फ ये है कि किस तरीके से आपके मित्र का कारोबार जो है वो बने और किस तरीके से आपका मित्र का कारोबार चले। अरे भाई ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो राज्य सरकारों का ही ध्यान रख लो, अधिकांश राज्य सरकारें आपकी हैं, उनके लिए बात कर लो। अब अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि भाई आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया। चलो भाई अभी चुनाव नहीं है, अगले साल तो चुनाव है, तो तब तक कुछ तैयारी होती है आपके जरिए, बजट के जरिए। तो आपने कुछ नहीं दिया, उत्तराखंड के लिए आपने कुछ नहीं दिया। अब पंजाब आप चले गए, हम यहाँ के हिसाब से दलितों को आप लुभाएंगे। तो आपके जाने से, डुगडुगी बजाने से आप ये सोचते हैं बस आप डुगडुगी बजाएंगे सब कुछ आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। तो ऐसा नहीं है राजीव जी। चूंकि मैं फिर कहूँगा यही बात जो बार बार मैं कहता हूँ कि मोदी जी ये समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, वो मूर्खों के सरदार है। वो मूर्खों के सरदार हो सकते हैं लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है। इस बजट में राजीव जी कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ है बजट में
तो वित्त मंत्री का जो एक घंटे से ज्यादा लेकर लगभग 85 मिनट का जो इतना उबाऊ और थकाऊ भाषण है कि मोदी जी को भी राजीव जी मेज थपथपाने के लिए अपने हाथ पे ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जाकर के उन्होंने हाथ की काफी ज्यादा सिकाई करवाई होगी कि भाई ये हत्ता मेज इतनी पीटनी पड़ी है जोर देकर, तो इसमें जोर ज्यादा लगा है। तो राजीव जी चेहरे का भाव या मोदी जी का भी देखा जा सकता है। सिर्फ एक रिकॉर्ड के अलावा और कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 70 सालों में पहली बार नवी बार जो है एक ही वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री ने जो है वो नवी बार बजट पेश किया। इसके अलावा इस बजट के अंदर राजीव जी कुछ भी नहीं है, 0 सन्नाटा है। 0 सन्नाटा। लेकिन आज सन्नाटा वाला दिन होता है, रविवार छुट्टी का दिन, और आज बजट पेश हुआ है। और आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि रविवार को बजट पेश किया गया है। तो नरेंद्र मोदी, यहाँ आप जान रहे हैं कि रिकॉर्डधारी नरेंद्र मोदी, रिकॉर्ड बनाने में माहिर नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे और रिकॉर्ड उन्होंने आज कायम किया। लेकिन इन सब के बीच जब हम ज्ञानेश कुमार जी की बात कर रहे हैं तो उनके नामजद याचिका दाखिल करने के पीछे की कहानी क्या हो सकती है, प्रफुल्ल जी आपके पास आऊँगा। लेकिन पहले आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, ये चुनाव आयोग, बजट में तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कोई चिंता नहीं है। आपको लगता है क्या कि सचमुच अब चुनाव जीतने की चिंता भी शायद नरेंद्र मोदी की पार्टी ने छोड़ दी है? राजीव जी, चुनाव की चिंता तो बजट में थोड़ी बहुत हमें दिख रही है। भाई जब बिहार का चुनाव होता है तो वो मिथिला पेंटिंग की बात होने लगती है, उस तरह का पहनावा पहन करके निर्मला सीतारमण आती हैं। और जब अभी चुनाव होने वाला है 5 राज्यों का, तो दक्षिण में कांजीवरम की साड़ी भी दिख रही है, नारियल पर भी चर्चा हो रही है। और उधर आप ध्यान देंगे तो जो भी कॉरिडोर की बात हुई है वो उसमें साउथ प्रभावी है, बंगाल के लिए भी एक आध घोषणाएं हैं। तो वो चिंता तो है, क्योंकि मोदी सरकार की एक शैली है। ऐसा नहीं सब कुछ ज्ञानू बाबा के भरोसे भी नहीं छोड़ते हैं। ज्ञानू बाबा जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे काम भी करते हैं, अपोजिशन को लड़ाते हैं, कहीं कुछ जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद बनाते हैं, घुसपैठिए का सवाल उठाते हैं, SIR को घुसपैठिया से जोड़ते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ बातें बताते हैं ताकि चोरी भी नेचुरल लगे और आप शक शुबा में रहे कि चोरी है या घुसपैठिया मामला है, या हिंदू मुस्लिम हो गया, या कि SIR हो गया, या कि विपक्ष में एकता नहीं थी, वो उससे नहीं मिला, वो उससे नहीं जुड़ा, राहुल गांधी कम यात्रा कर गए कि प्रियंका गांधी नहीं गई, कि ममता बनर्जी से मिल के नहीं लड़े कि मिल के लड़ लिए। तमाम तरह की वो चीजें पैदा कर देते हैं ताकि आप दूसरी बातों में भी फंसे रहें। ये उनकी शैली है। तो ऐसा नहीं कि चुनाव SIR के ही भरोसे हैं या ज्ञानू बाबू के ही भरोसे हैं, वो इनकी शैली है, एक वो दिखती है। लेकिन इस बजट में बस प्रतीकात्मक रूप से वो चीज दिखता है कि कुछ एरिया को उन्होंने कवर किया है जो चुनाव जहां होने वाले हैं, मगर ओवरऑल चूंकि ये बजट आम जनता के पक्ष में नहीं है, ये बजट प्रभावशाली और पूंजीपतियों के पक्ष में है। ये बजट भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला बजट है, क्योंकि आप पिछले योजनाओं का भी बजट का हिस्सा देखिए, कितना जनता को पहुंचा और कितना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, वो भी देखें। हमने कहा सेमीकंडक्टर में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां गौतम अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर ये पैसे लगा रहे हैं। इसके अलावा जो बायो फार्मा में जो इन्वेस्टमेंट की बात आई है, आप देखिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड निकालिए, बायो फार्मा कंपनियों ने खूब चंदा दिया था, तो वहां भी उनका कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये बजट भ्रष्टाचार को भी बढ़ाने वाला बजट है, ये प्रो पीपल तो है ही नहीं। तो इसका ये स्वभाव सामने आया है। अब इसको इस रूप में देखें, कुछ और भी बातें हैं, क्योंकि इसमें विदेशी प्रभाव भी दिखता है।
क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए बजट में, कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाता, अपनी जो टैरिफ से लड़ने की हिम्मत दिखलाई जाती, रेसिप्रोकल टैरिफ से, वो सारी चीजें नदारद हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या ये संजोग है कि एप्स्टीन फाइल सामने आता है, उसकी नई फाइलें सामने आती हैं, नरेंद्र मोदी जी का एक संबंध एप्स्टीन से दिखता है, वो कैसे वो बेनेट से बात कर रहे हैं कि इजराइल में नाचने गए थे, कि उन्होंने सलाह ली थी एप्स्टीन से, ये सारी बातें जो सामने आई हैं, आ रही हैं। और उस समय ठीक डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आपको वेनेजुएला से ही लेना पड़ेगा तेल। ये दोनों एक ही दिन हो रही है घटना जी, कि वेनेजुएला से आपको तेल लेना होगा, और एप्स्टीन फाइल का खुलासा भी है। खुलासे में कुछ बातें भी हैं और वो गुंजाइश भी है जिसमें कि विदेश मंत्रालय आकर कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, और बीजेपी आकर कह रही है कि हिज लगा दिया है एप्स्टीन के सेंटेंस में, और हिज लगा करके माने को बदल दिया है कांग्रेस ने, वरना वो एप्स्टीन के साथ बातचीत नहीं, इस तरह का आभास दे रहे हैं। वो गुंजाइश छोड़ी गई है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो इस गुंजाइश के भी सबूत और निकाले जा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, तो बजट पे विदेशी प्रभाव भी दिख रहा है कि हम इस बजट को, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला स्टैंड ही नहीं नजर आ रहा है। अरे पहले कम से कम स्मार्ट सिटी की तो घोषणा करते थे, वो बने ना बने। इस बार तो स्मार्ट सिटी भी गायब है, या इस तरह की योजना ही नहीं है, आत्मनिर्भर वाला सवाल ही खत्म है। तो हम ये कह रहे हैं, वो राष्ट्रवाद भी नहीं दिखता बजट में। वो किसी शक्ति, ऐसा लगता है जैसे सारी जुबान ही गूंगी हो गई हो। राष्ट्रवाद की जुबान नहीं है, आत्मनिर्भरता की जुबान नहीं है, वो चाइना से ट्रेड बैलेंस करने का भी सवाल खत्म है, उस पर भी चुप्पी है। पहले तो था चाइनीज वस्तु का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, बस नारे में ही होता था। प्रैक्टिकली तो हम देख रहे हैं ट्रेड बैलेंस का क्या हाल है। वो सारी चीजें, इन सब चीजों को देखते हुए हम इसको अगर वर्तमान चुनाव से देखें तो हमें तो लग रहा है कि ये सरकार डरी हुई है, मोदी सरकार डरी हुई है, और वो डर बजट में भी दिख रहा है। वो विदेशी शक्तियों के हाथों भी डरी हुई है, और भारत के विपक्ष के सामने भी डरी हुई है। और इस दोनों डर के बीच में इस बजट को आप देखिए, आपको चीजें नजर आएंगी। जी प्रशांत जी, आपको भी लगता है क्या कि सरकार डरी हुई है? जी, पहले जरा वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। वेनेजुएला के तेल का मामला क्या है, क्यों ट्रंप कह रहे हैं? देखिए, सरकार ने अभी तक नहीं तय किया है कि तेल आएगा कि नहीं आएगा वेनेजुएला से। जी, मुकेश अंबानी ने अपनी रिफाइनरी के लिए अमेरिका से कहा है, इजाजत मांगी है कि हमको अपनी रिफाइनरी के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दीजिए, क्योंकि अब वेनेजुएला के तेल भंडारों में, तेल कुओं पे अमेरिका कब्जा है। तो आप सोचिए कि कितनी दयनीय स्थिति है प्रधानमंत्री की, कि भारत सरकार के जरिए चिट्ठी नहीं गई है ट्रंप के पास, डायरेक्ट डील कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि अब तक जो हम लोग सुनने में आया कि ये तो यूजुअल बिजनेस प्रैक्टिस है कि भारत की कंपनियां विदेशी कंपनियों से संपर्क करती हैं, ट्रेड करती, व्यापार करती हैं, आदान प्रदान करती हैं, एमओयू साइन करती हैं, बिजनेस डील करती हैं। लेकिन भारत की एक प्राइवेट कंपनी किसी सरकार से बात कर रही है, डायरेक्ट, बिना भारत सरकार को लूप में लिए, और उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं ट्रंप कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है। तो वेनेजुएला से तेल तो फिलहाल तो मुकेश अंबानी जी ले रहे हैं, उनका उन्होंने चिट्ठी भेजी है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। दूसरी बात की जो आपका जो विश्लेषण है, मैं उससे सहमत हूं कि आप देखिए कि इस बजट को पॉलिटिकल बजट भी नहीं कह सकते।
आपने पूंजी निवेश में 1 लाख करोड़ की कटौती की है, लगभग 1,44,000 करोड़ की कटौती आपने पूंजीगत यानी जो कैपेक्स है वहां आपने कमी की है। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ग्रामीण शहरी विकास, ग्रामीण विकास, इन सब में कहीं 30,000 कहीं 40,000 करोड़ की आपने कटौती की है। जिसको बड़ी प्रमुखता से आप लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, उसमें 2% जीडीपी के 2% से भी कम डिफेंस बजट है इस वक्त। मनमोहन सिंह के समय में लगभग 2.5% था ये। तो कारण क्या है? कारण वही है कि इन्होंने 2-3 चीजों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। एक इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो है कि चुनाव आएंगे तो हम रेवड़ियां बांट लेंगे और चुनाव को हम सेट कर लेंगे। दूसरा कि ज्ञानेश कुमार, यानी चुनाव आयोग के जरिए सिस्टम में गड़बड़ी से चुनाव हम जीतते रहेंगे। तो चुनाव जीतना अगर लक्ष्य है तो किसी भी सरकार में, लोकतंत्र में, अगर चुनाव जीतने की गारंटी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाए तो वो क्यों काम करेगी? फिर वो अपने घर के लोगों के लिए काम करेगी, मित्रों के लिए काम करेगी, अपने लिए काम करेगी। नेता लोग वो जनता के लिए क्यों काम करेगा कि जनता का वोट वो चुराने की कला उनके अंदर आ जाए। और ये हो गया है। और दूसरा कि इनको एक गुमान है कि ये गोदी मीडिया हमको हमेशा कवर देता रहेगा। अभी ये गुमान थोड़े दिन पहले टूटा था यूजीसी के मामले में। मुझे लगता है कि ये मिसकैलकुलेशन है कि ज्ञानेश कुमार क्या हमेशा कामयाब होते रहेंगे? बिहार में कामयाब हो गए तो बंगाल में भी हो जाएंगे क्या? और क्या ज्ञानेश कुमार या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ देश का में गुस्सा नहीं बढ़ेगा? क्या इस देश की जनता वही सोचेगी जो गोदी मीडिया सोचने को कहेगा? मुझे लगता है कि ये मिसकैलकुलेशन है और अभी स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। एक छोटी सी बानगी अभी हम लोगों को 3 दिन में देखने को मिल गई थी यूजीसी के मामले में। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से पहले प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं, फिर शकील जी आपके पास, जयशंकर जी आप तमाम साथियों के पास आता हूं। जल्दी समय कम है। प्रफुल्ल जी, ये चल क्या रहा है आखिर? ममता बनर्जी इधर कल आ रही हैं, दिल्ली आ चुकी हैं आज दिल्ली। कल शाम 4 बजे मुलाकात है उनकी ज्ञानेश कुमार से, लेकिन उससे पहले 28 तारीख को उन्होंने याचिका लगा दी इनके खिलाफ। ज्ञानेश कुमार के नामजद याचिका चुनाव आयोग के खिलाफ एक अलग होता है, लेकिन यहाँ कैसे इसको, वहाँ पश्चिम बंगाल में इसको कैसे देखा जा रहा है? ममता दीदी तो लगातार लड़ रही हैं और एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर में यहाँ जितने प्रकार के संकट खड़े किए गए और किस्तों में जब आप उसमें रिलैक्सेशन कुछ देते हैं तो उसके अपने अलग असर होते हैं। अभी आप बोल रहे हैं प्रतिनिधि भी आपका काम कर सकता है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करे तो काम चल जाएगा। तो पहले जिन लोगों ने कष्ट उठाया है वे कोस रहे हैं। कुल मिलाकर के जो कंसिस्टेंसी नहीं है चुनाव आयोग के अपने क्रियाकलाप में, और वो उनके अनडेमोक्रेटिक अप्रोच से ही डिराइव्ड हुआ है, उससे ही निकला है। तो ऐसी स्थिति में वो जा रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इनको तो इम्यूनिटी मिली हुई है, इन पर केस नहीं हो सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट में अगर केस हुआ है तो इम्यूनिटी जो मिली हुई है उसका भी, उसकी संवैधानिकता की भी परीक्षा हो जाएगी। वो केस आएगा लटपटा करके कि ये कितना जायज है और कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कितना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है तो बड़े बड़े वकील बताएंगे कि ये केस बहुत सेंसिटिव है और बहुत सोची समझी रणनीति है। पश्चिम बंगाल में भी तो वकील लोग कम नहीं हैं, समझदार लोग। इन्होंने सोच समझ करके तरीका निकाला है कि सीधे सीधे उनको चैलेंज न करके, उनकी इम्यूनिटी को चैलेंज न करके प्रकारांतर से चैलेंज किया जाए। और अगर ये होगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया और रुख है और जिस तरह से उनको लीगली और जो है सो हमारे बड़े वकील लोग चीज़ों को सामने ला रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन है उससे बाहर जाने की स्थिति में नहीं है।
और जाहिर है कि सामान्यतः हमारे जज वगैरह होते भी नहीं है। तो ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ये मैटर जरूर है कि ठीक है उनके नाम से नामजद है, तो जरा इम्यूनिटी भी टेस्ट हो ही जाए कि वो क्या है। दूसरी बात कि अभी प्रशांत सर कह रहे थे, चुनावी संदर्भ तो जाता नहीं, प्रशांत सर कह रहे थे कि रेवड़ियों के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी चलती है, और कहानी यह है कि लोक लुभावनवादी तानाशाही जब अपने कैबिनेट के मीटिंग में गया तो साथ में एक पंछी लेता गया, चिड़िया, मुर्गा कह लीजिए, चिड़िया लेता गया, और जब मीटिंग चल रही थी तो वो उसका एक एक पंख नोच रहा था और चिड़िया बिलबिला रही थी। और चिड़िया के बिलबिलाने से तो लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन मीटिंग चल रही थी। जब वो पूरा थोड़ी देर में चिड़िया जब अस्त व्यस्त हो गई तो उसे छोड़ दिया, फिर उसने अपने तरहती पर दाना निकाला और चिड़िया के सामने रख दिया। फिर चिड़िया वो दाना खाने लगी, उसके गोद में आके बैठ गई। तो जो लोक लुभावनकारी जो चुनावी तानाशाह थे, वो कहे कि चलिए मीटिंग खत्म हुई, आप लोगों ने मैसेज नोट कर लिया, फिर मिलते हैं। तो लोगों ने कहा कि हुजूर मैसेज क्या था? कहा कि देखा नहीं आपने, 4.5 साल तक ऐसे ही इनके पंख नोचते रहो, 5वें साल में सब 4.5 साल के बाद कुछ कुछ दाने छींटते रहो कि फिर तुम्हारे गोद में आकर के बैठ जाएंगे। यही लोक लुभावनकारी जनतंत्र है। और इस सिद्धांत पर बड़े कायदे से, कहानी तो दूसरों के संदर्भ में है, लेकिन बड़े कायदे से वर्तमान जो हमारे शासक हैं इस पर अमल कर रहे हैं। 10,000 5,000 दिया और फिर चुनाव जीत गए। और फिर कहे पिछली बार मधुबनी का प्रेम सर बता रहे थे, कुछ लोग इसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, लेकिन प्रेम कुमार सर ने सही नाम दिया इसे, ये मिथिला पेंटिंग है। और मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन करके बजट पेश हुआ था। इस बार कांजीवरम का पेश होगा। मैं ये कहता हूँ, मैं मनाता हूँ कि किसी दिन इन्हें, भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन किसी दिन इन्हें काला हांडी का बजट न पेश करना पड़े किसी को। अगर वैसा करना होगा तो पता नहीं कहाँ का वस्त्र आएगा। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल शकील जी, लेकिन इसमें ये बताइए कि क्या सचमुच यहाँ एक भय, एक डर है नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, या यहाँ अब उस डर मुक्त हो गए हैं नरेंद्र मोदी की बजट कुछ भी दिया जाए जनता तो हमको ही चुन के लाएगी? बहुत डर है। आज जिस तरह ये लोकसभा में बैठे हुए थे और जिस तरह जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने आप में सबको बता रहा था। प्रधानमंत्री का जो मेजे थपथपाना था, इधर उधर देखना था, उससे साफ संकेत मिल रहे थे कि उनके पास अब कुछ ज्यादा कार्ड्स बचे नहीं हैं। देखिए है क्या कि चारों तरफ से जो मोदी जी घिरते चले जा रहे हैं, उसके लिए उनके पास भारत में तो सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो उन्हें थोड़ी राहत दे देती हैं, मगर जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं वहां वो क्या करेंगे? वहां उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। अभी यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बचा लिया, चुनावों में चुनाव आयोग बचा जाता है, बिहार में बचा लिया, हरियाणा में बचा लिया, महाराष्ट्र में बचा लिया। लेकिन ये सब हमेशा क्या चल पाएगा? बंगाल में ममता बनर्जी इंच दर इंच लड़ रही हैं, हर फ्रंट पे लड़ रही हैं। ये एक लेसन है, ये दूसरे विपक्षी नेताओं को सीखना चाहिए कि मोदी जी से अगर लड़ना है तो आपको इसी तरह लड़ना होगा। चुनाव आयोग है, SIR है, बाकी सब उनकी व्यवस्थाएं हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इस वजह से आप अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ सकते। वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, दिल्ली आ रही हैं, वो कहते हैं कि चुनाव आयोग से मिलने से कुछ नहीं होता है, ज्ञानेश कुमार से मिलने से कुछ नहीं होता है, मगर उन्होंने ज्ञानेश कुमार से टाइम लिया, जाके मिलेंगी। एक माहौल बनता है, उनके जो कार्यकर्ता है उनमें जोश आता है, जनता में एक बात पैदा होती है कि ममता बनर्जी लड़ रही हैं, और ये सारी चीजें मोदी जी को परेशान कर रही हैं। मोदी जी अब झुके हुए सिर देखने के आदी हो गए हैं कि सब डरे हुए हैं, कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। सारे संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन हैं वो सब ढह गए, सही है, लेकिन एक जो इंस्टीट्यूशन है
वो न केवल लड़ रहा है बल्कि और ज्यादा मजबूत हो गया है, और वो है विपक्ष, अपोजिशन। कहीं से भी विपक्ष इन 12 सालों में टूटा नहीं है। गलतियां हुई होंगी, उससे कमजोर दिखा होगा, हारा भी होगा, लेकिन उसकी जो हिम्मत है या जो उसका आत्मविश्वास है या सीना तान के खड़ा होना है, वो बरकरार है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश सब बराबर लड़ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं मोदी जी को परेशान कर रही हैं कि आखिर कहां तक वो जो है मैनेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है अमेरिका की बात, कि अमेरिका जिस तरह से भारत के मामलों में इंटरफियर कर रहा है, भारत के मामलों में डिक्टेट कर रहा है। ट्रंप ने कहा स्टॉप इट, सीज फायर हो गया। ट्रंप ने कहा रूस से तेल खरीदना कम करो, बंद करो, वो हो गया। वेनेजुएला से खरीदने की बात हुई, खरीदेंगे, हर बात मान रहे हैं। और ये जो एपस्टीन फाइल का मामला है, कि छोटा मामला है, इससे आप कैसे बचोगे? आज जो है कांग्रेस ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड मांग करी है, केसी वेणुगोपाल ने, कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद सामने आके व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बताना चाहिए। विदेश विभाग के प्रवक्ता से काम नहीं चलेगा, बीजेपी के प्रवक्ता से काम नहीं चलेगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप है, उन्हें खुद सामने आकर जवाब देना चाहिए। मांग कर दी। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है कांग्रेस के, कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल डिमांड आ गई है ये। आप बताइए क्या करेंगे अब? तो ये सब चीजें उनके डर को बढ़ाएंगी ही निश्चित रूप से, क्योंकि उनका है क्या, उनके पास एक, जिसे कहते हैं बिहार की भाषा में, भोकाल है, या अंग्रेजी में एक नया शब्द पिछले 12 सालों में सब सुना होगा, नैरेटिव, जो इससे पहले इतना नहीं सुना जाता था। धारणाएं, झूठी कहानियां, वही है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो कुछ नहीं है। आज जो है आरएसएस के मजदूर संगठन बीएमएस को कहना पड़ा ना, ऐसे तो नहीं कहा होगा उसने, अपने सीने में पत्थर रख के कहा होगा कि आज तक का सबसे निराशाजनक बजट, इसी में सारी बात आ गई। तो मोदी जी के लिए अब परिस्थितियां जो है वो अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये परिस्थितियां सही नजर नहीं आ रही। जरा जल्दी से जयशंकर जी के पास आना चाहता हूं। जयशंकर जी को स्क्रीन पे ले आइए और समझें जरा कि ये जयशंकर जी, क्या पॉलिटिकली यहां पर नरेंद्र मोदी को कोई डर नहीं है, आपको लगता है? नहीं, डर तो लगता है, डर तो है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, जिस तरह से वो घिरे हुए हैं समस्याओं से। लेकिन यह है कि अब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको फिर निकल के बाहर आ जाते हैं उस प्रॉब्लम से। अब महाराष्ट्र में ही देखिए, लग रहा था कि साहब एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हो जाएंगे और हो सकता है सरकार से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा खेल कर दिया, अजित पवार की पत्नी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आज तक तो कभी वैसा हुआ नहीं, जो हिंदू और सनातन की बात करने वाले लोग की पति की लाश अभी चिता जो है पूरी तरह से बुझी भी नहीं होगी, और उनकी विधवा अगले दिन जाकर के शपथ ले रही है, उप मुख्यमंत्री बन रही है। तो ये सब भी हो रहा है, कहीं ना कहीं तो उनको मिल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सही है, देखिए एक बात जरूर है, अब तो हमको जब से एपस्टीन तपस्टीन जो आ रहा है, अब हमको कई बार लगता है सुब्रमण्यम स्वामी सही कहते हैं। हालांकि उनका बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते रहे हैं, वो बहुत पहले भी बहुत तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो कहते हैं वो कि भाई चीन में भी ये जाके मौज मस्ती करते थे मुख्यमंत्री के रूप में, और विदेश मंत्री जो उस समय वहां पे तैनात थे वो उनकी ये करते थे, सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। और अमेरिका के बारे में भी कि उनकी फाइलें उनके पास हैं, जिसके चलते ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो बात तो सही है ना, तो ये ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं ना फिर जिनपिंग या चीन के बारे में कुछ बोल पाते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी एकदम झूठ बोलता है, नॉन सीरियस आदमी है। इस तरह के आरोप कांग्रेस के लोगों पर भी लगाया, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, किस पे बहुत सारे लगाए, नेशनल हेराल्ड का मामला चला, सब ठीक है। तो भाई आप पार्टी से निकाल दीजिए ना उसको, उस पर मुकदमा करिए ना। आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी में बाजाप्ता बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जरूर है। कोई कहीं, जैसे मैं पिछले चरण में भी कह रहा था मैं, कि कोई कमजोर नस जरूर है जो
अमेरिका चीन ने दबा करके रखी है आपकी, और जब भी कभी कोई बात आती है तो दबाते हैं लोग और आप डर जाते हैं। एकदम सही कह रहे थे शकील भाई जिस तरह से आप वेनेजुएला के सामने झुके हैं, या फिर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया आपने। ट्रम्प तो कह रहा है कि हमने कहा और इन्होंने मान लिया। तो ये है, हालात हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, उनके पास जो सबसे बड़ा जो है, एक तो अनभक्तों की जमात तैयार की है, हालांकि वो भी टूट रहे हैं वो, लेकिन जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात है, अब आप सोचिए कि लोकतांत्रिक देश में जहां संसदीय लोकतंत्र है, जहां का प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करता है, उसी के एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर कहता है कि साहब मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहिए, और अगर रिक्शे वाला 5 रुपए मांगता है तो उसको सिर्फ 4 रुपए देना चाहिए, मतलब इस पे आप उसको उठा करके जेल में बंद करना चाहिए। हमारी जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वहां का हाई कोर्ट है, कोई भी हो, तुरंत सुओ मोटो लेकर के उसके ऊपर केस करना चाहिए कि भाई ये आप नफरत फैला रहे हो। इस ढंग की बात कह करके शासक अगर इस ढंग की बात करे अपनी प्रजा के लोगों के बारे में, अपने मतदाताओं के बारे में, अपने मालिकों के बारे में, आप जो भी टर्म उसके लिए यूज कर लीजिए, कि अगर इस तरह की बात करे कोई मुख्यमंत्री तो उसकी क्या हो सकता है। लेकिन इस देश में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अभी से प्रफुल्ल गिना रहे थे ना, बता रहे थे ना वो कहानी, वो चिड़िया के बारे में। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि साहब साल भर जो है सांप को खोज खोज के मारते हैं, लेकिन नागपंचमी के दिन उसको दूध पिलाते हैं। वही हमारे यहाँ का किस्सा यही है कि हमारा बहुत बड़ा तबका, उसमें ज्ञानू दादा का कितना योगदान है कितना नहीं है वो तो एक अलग बात है वो, लेकिन जब वोट का दिन आता है तो लोग 10,000 कुछ और घोषणाएं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, ये वो कर करके वो लोग हो जाते हैं, दूध पिला देते हैं फिर सांप को, फिर सांप डसता है पूरे 5 साल तक। तो हालत आज वही हो गई है। लेकिन ये जरूर है, देखिए हमारा यही कहना कि विपक्ष जो कर रहा है सो कर रहा है, अपने ढंग से कर रहा है, लेकिन जनता में आक्रोश बहुत हो रहा है, युवाओं में आक्रोश बहुत हो रहा है, छात्रों में आक्रोश बहुत हो रहा है। जिस ढंग से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से हत्या की घटनाएं हो रही हैं, एक पर एक घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। विपक्ष भी उसको इशू नहीं बना पा रहा है। बिहार में नीट की छात्रा के साथ जिस तरह से बलात्कार और हत्या की बात आ रही है, या उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, जिस ढंग से विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर तक इस मामले को ले जाना चाहिए था, मुद्दा बनाना चाहिए था, वो कहाँ बना पा रहा हमारा विपक्ष। नेशनल मीडिया तो ठीक है, वो दिखाएगा नहीं, उसका तो अपना धर्म है, गोद में रहना है तो गोदी बन के ही रहना है, तो उसका एक अलग है। लेकिन जिस ढंग से और होना चाहिए, सड़कों पे जो आना चाहिए, जो आंदोलन खड़ा होना चाहिए, वो भी तो नहीं दिख पा रहा है, वो दिखना चाहिए। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से 2 लाइन में अमलेंदु जी क्लोजिंग कमेंट। क्या पॉलिटिकली यहाँ पर बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, ये माना जाए? जी प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं पहले, प्रफुल्ल जी। जी मैं अमलेंदु सर को कह रहा हूं कि जरा इस बात पर भी रोशनी डाल दें कि ट्रंप महोदय का जो नया डायरेक्शन आया है वेनेजुएला से तेल खरीदने का, इसका मतलब क्या है कि नाच गान जारी है। अभी नाच जारी है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि नाच गान जारी है। सर इस पर प्रकाश डालें थोड़ा। देखिए, नाच गान तो खैर चूंकि संस्कृति है, संस्कृति के ठेकेदार भी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो नाच गान तो संस्कृति के तहत हुआ होगा। वो भारत की संस्कृति के तहत हुआ कि अमेरिका की संस्कृति के तहत या इजराइल की संस्कृति के तहत, ये मोदी जी को बताना, ये हम नहीं बता सकते कि नाच गान किस संस्कृति के तहत हुआ। लेकिन मोदी जी नाचें या मोदी जी ढोल बजाएं या मोदी जी सिर के बल खड़े हो जाएं, उससे देश को क्या लेना देना? देश को तो इससे लेना देना है कि मोदी जी ने आज देश को नाचने की स्थिति में खड़ा कर दिया है कि देश जो है वो नाच रहा है। मोदी जी बस डुगडुगी बजाते हैं और देश जो है वो नाचना शुरू कर देता है। अब कभी नाचता है कि भैया रोटी दो, कभी नाचता है कि रोजगार दो, लेकिन मोदी जी हैं कि वो अपने में मस्त हैं। तो अब स्थितियां ये कर दी हैं कि आपने देश के सामने ये स्थिति पैदा कर दी कि अर्थव्यवस्था नाच रही है, झूल रही है। अब उसे नाचना कहिए कि झूलना कहिए, जो भी कहिए, जो भी आप कह सकते हो, लेकिन सत्यानाश जो है वो अर्थव्यवस्था का मोदी जी लगा दिया। और जब तक जाएंगे तब तक और कितना लगा के जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। 2047 तक जब होगा सो होगा, लेकिन देखना है कि 2029 के चुनाव तक जो है वो मोदी जी क्या करके जाते हैं। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले आपको बता दूं, इस प्रोग्राम के ठीक बाद आप बजट पे और बजट के इर्द गिर्द सियासत और तमाम मसलों पे चर्चा सुनिए आलोक पुराणिक के साथ, जो एक व्यंगकार भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, प्रोफेसर भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उनसे बातचीत हुई और इस बजट को लेकर, लेकिन बजट के अलावा भी बहुत कुछ। ठीक इसके बाद आपको जैसे यहाँ से हम विदा होंगे